Good evening, friends. I am Prasad and welcome to my concept clearing channel. तो आज कुछ रेशो विशो नहीं है, आज संडे है तो थोड़ा अलग सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। वो सब्जेक्ट ये है कि शेयर मार्केट से लोग डरते क्यों हैं ज़्यादातर, और दूसरा वो वहाँ डूबते क्यों हैं। डूबते मतलब पूरा लॉस नहीं करते, लेकिन लॉस लेकर बाहर एक बार जाते हैं और बाद में वो शेयर मार्केट में कभी आते नहीं हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है, तो इसके रीजंस क्या है। तो आज हम 5 मेजर उसके रीजंस डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जो न्यू कमर्स है वो थोड़ा सचेत हो जाए, या थोड़ा सा अपने जो थॉट प्रोसेस है, या वो जिस विचार से आना चाहते शेयर मार्केट में, तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी उनको मिले कि क्यों डूबते हैं, क्यों डरते हैं लोग, क्या क्या हुआ है इस मार्केट में। तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया उनको देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक्चुअली ये वीडियो न्यू कमर्स के लिए है, लेकिन जो कुछ नए लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी डीमैट अकाउंट खोला है, लेकिन 1-2 बरस ही हो गए हैं और ज़्यादा एक्टिव वो नहीं रहते, और थोड़ा बहुत वो लॉस भी झेल चुके हैं, तो उनके लिए भी है। तो टाइटल ये है कि शेयर मार्केट में लोग डरते क्यों हैं और डूबते क्यों हैं। तो उसका आंसर पहला यही है कि शेयर मार्केट में लोग डरते हैं इसीलिए ही डूबते हैं। यही इसका पहला इजी आंसर, मीन्स क्वेश्चन जो है वही उसका आंसर है। बात होती ऐसी है कि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो कभी कभी किसी पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में ऐसा सुनते हैं कि ये शेयर ने 50% बढ़ाया। अगर आप गए लास्ट साल अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते तो आज आपके 7 लाख 5 लाख बन जाते। तो ऐसी न्यूज़ उनको थोड़ा इनकरेज कर देती है कि वो शेयर मार्केट में आते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता उसके बारे में, तो वो डरते डरते आते हैं। तो ऑलरेडी वो इतना साउंड नहीं होते ये मार्केट की, तो वो कोई बैंक वाला होता है या कोई टिप्स प्रोवाइड कर देने वाले ऐसे लोग होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको मिल जाते हैं। और ये कोइंसिडेंस होता है, जिसको शेयर मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं उसे ऑटोमेटिकली टिप्स प्रोवाइडर मिल जाएंगे। दूसरे तीसरे दिन ही मिल जाते हैं उनको कि हम आपको टिप प्रोवाइड करा देंगे, और आपको एक मंथली 15,000 20,000 आपका फिक्स इनकम हो जाएगा। इसके बदले में आप हम कुछ फीस आपको आपसे लेंगे, कुछ दिन आपको फ्री ट्रायल भी देने को तैयार होते हैं। तो ये जाते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या होता है कि जिस शेयर में ये पैसा लगाते हैं, वो शेयर मार्केट ये एक अलग चीज़ है जिसका मैकेनिज्म अलग है, जिसका लोगों को ये लगता है ये जैसा बैंक जैसा है, 5 बरस अगर रखूँगा तो मुझे फिक्स डिपॉजिट जैसा ब्याज मिलेगा। अगर आपने हिस्ट्री चेक की तो बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो बहुत बरस बरस तक एक ही रेंज में पड़े रहे हुए, 400 700 में उन्होंने ट्रेड किया है, और बाद में उन्होंने एक बार पकड़ बना ली तो वो आज निफ्टी 50 में हैवीवेट स्टॉक बन चुके हैं। तो आप देखिए कि जब ये चीज़ें जब आपको नए लोगों को पता नहीं चलती ना, तब तक उनको वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि जब वो शेयर जो 700 तक होता है तो उसका एक पेरेंट एस्टेब्लिश कंपनी होती है, तो इसीलिए तो 700 की उसकी कीमत है। मतलब वो उसका पी उस टाइम भी हो सकता है महंगा होगा, लेकिन जब कोई ऐसा पॉइंट मिलता है उस कंपनी को, या ऐसा कोई बिजनेस मॉड्यूल उनके पास आ जाता है कि जो किसी के पास नहीं है। मान लो कोई टेलीकम्युनिकेशन में कोई ऐसा एक बिजनेस मॉडल आ गया कि जिसे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है रहा, या अगर फार्मा है तो उनके पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल आ गया कि वो मॉलिक्यूल किसी के पास नहीं है, और वो उन्होंने उसका पेटेंट लिया। या ऑटो जो
ये होते हैं, तो उसमें कुछ रिवॉल्यूशनरी अगर चेंजेस अगर आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई तो उसे थोड़ा सा ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली उसे बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट कुछ पैकेज दी जाती है, तब वो उसमें अचानक से उछाल आ जाता है, या उनका जो जो क्वालिटी, उनकी जो कीमत होती है वो अचानक से बढ़ जाती है। तब जिन्होंने ये 700-400 में जो ट्रेड किया था, तो जो लोग पेशेंस से बने रहे उस कंपनी में, वही लोग आज वो वही शेयर लेके आराम से बैठे हुए हैं, जो कब कितना भी मार्केट नीचे आ जाए फिर भी वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। कितना भी मार्केट नहीं, कोविड में भी वो रहेंगे। ऐसे कुछ कुछ शेयर्स है, कोविड में जो 750 जो जो लो लगाया था मार्केट ने, उस टाइम पे भी ऐसे कुछ शेयर्स थे होंगे कि वो प्रॉफिट में दिखते होंगे उन लोगों को। तो वो इनका पेशेंस है। तो आप डरते हुए इसमें मत आना। अगर आप डरते हैं शेयर मार्केट में तो उसे मत आना। आप थोड़ा सा नॉलेज गेन करिए, हिस्ट्री थोड़ी सी चेकअप करिए, बाद में आ जाइए। नहीं तो आप डरेंगे और डरने की वजह से आप डूब जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने वो 400-700 का लिया, तो 700 में आप परचेस अगर मान लो बैड लकली किया, जिस मंथ में आपने 700 में कर रहे हो उसी मंथ में वो वापस धीरे धीरे घटने लगा और 400 तक आया। तो आपको तो उस कंपनी के फंडामेंटल या वो कंपनी क्या कर रही है आपको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसे लोग जो डरते डरते मार्केट में आते हैं, या किसी इन्फ्लुएंस के कारण, मतलब उसको मालूम कुछ नहीं होता, लेकिन एक लालच ही एक बहुत बुरी बला है, तो उसकी वजह से वो आते हैं डरते डरते, हाँ मैं ले लूँ ना, 100% ले लूँ ना, हाँ, मैं आपके ऊपर ले रहा हूँ, हाँ, ऐसा जो डिमैट होल्डर वाला बोलता है, तब आप समझ जाइए डूबने वाला है। क्योंकि वो टिप प्रोवाइड से बोलेगा, देखिए आप आपकी जिम्मेदारी की मैं ले रहा हूँ, आपके ऊपर भरोसे के ऊपर मैं ले रहा हूँ शेयर, मतलब मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पैसे लगा रहा हूँ। तो ये वो डूबने वाला ही है। इसमें कुछ ज़्यादा वो रहने वाला नहीं, ज़्यादा 5 साल 7 साल से मार्केट में वो जाएगा ही जाएगा, एक दिन कभी ना कभी उसका प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये हुआ टाइटल जो आज का है, शेयर मार्केट में क्यों लोग डरते हैं और डूबते हैं। तो यही आंसर है, ये जो डरते हैं इसलिए डूबते हैं, और डूबते हुए लोगों को देखकर वापस लोग डरते हैं। तो एक एक साइकिल बन जाता है। दूसरा इसका रीज़न एक है कि कई कई बार ये थोड़ा सा अभी कंसेप्ट थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन जब डिजिटल ज़माना नहीं था तब क्या होता था कि हर एक आदमी को पैसा मैनेज करना नहीं आता था। मैं भी उसको शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज होता होता था, लेकिन उसका कुछ बिजनेस था या वो नौकरी थी हाई पे, तो वो इसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन वो एक्टिवली उसे काम नहीं करता था। तो ना एक कंसेप्ट आ गया, वो ऐसा गया, कुछ कुछ लोगों को कमिट करने लगते हैं कि अगर मान लो मैं प्रसाद हूँ, राइट, तो मैं आपको कमिट ऐसा करने लगता हूँ कि अगर आपके पास पैसे 50,000 रुपये तो दे दो, मैं आपको हर महीना बैंक आपको कितना देगी, 3%, मैं आपको 5% दूंगा, राइट। तो आप भी बोलेंगे यार इतना, ये तो अपना, मतलब ये पहले स्टार्ट होता है, जो नज़दीक लोग होते हैं ना वहीं से स्टार्ट हो जाता है ये। तो वो 50,000 आपको देता है, आप भी उनको कुछ जो आपके स्किल्स है वो अपग्रेड करते 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 देते हैं। बाद में कैसा होता है कि जो आपके पास जो इनफ्लो आता है, फ्लो पैसे का चालू हो जाता है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, मुझे कुछ डीमैट अकाउंट खोलना नहीं, कुछ तक है ही नहीं, बस 50,000 दे दो, 5,000 का ये ले लो। उस वो भी दिखाता है उनको, ये देखिए आपके 50,000 है, क्योंकि वो दिख रहे डीमैट। इसे रीजनली कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी भी है, कुछ डबा ट्रेडिंग कहते हैं, या कुछ कुछ लोग कुछ भी उसे कहते हैं, वो छोड़ दीजिए, आप उसे क्या बोलते हैं वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में होंगे जो अभी एब्सकॉन्ड होंगे। तो वो क्या करते हैं कि आपके 50,000 लेते हैं, तो आपका भरोसा जीत लेते हैं, तो आप किसी अपने रिलेटिव को बोलते हैं ऐसा। जब कैश फ्लो उसके पास आता रहता है, तो भले ही वो अगर लॉस में चला जाए,
तभी जो आने वाला आदमी है 50,000, जो नए उसमें इस मंथ में आने वाला है, तो वो उसको 5-5% देने में उसे कोई दिक्कत ही नहीं आती। ये जब तक होता है जब तक कैश फ्लो चालू है, राइट। लेकिन जब अचानक मान लो कि मार्केट गिरने लगा और जो उसके कस्टमर है, मान लो 50 कस्टमर है, उनमें से 4-5 कस्टमर आ गए कि हमें पैसा चाहिए, वो कोई भी बोलेंगे कि चाहिए। एक्चुअली डरे हुए ये इसीलिए है कि हमने जो पैसा डाला है, ये 5% जो देता है ये मार्केट में लगा के देता है। उनको ये मालूम ही नहीं होती कि ये 5% अगर लॉस भी हो गया तो जो नया कस्टमर 50,000 उसके पास लाता था, तो वो लॉस दिखता वर्चुअल था, तो वो दे सकता है उसको 5-5%। उसने 5 लोगों को 5-5% दिया, तो वो लोग खुश हो गए, उनको मालूम है हाँ मुझे 5% मिल गए मेरे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनफ्लो कम होने लगता है और ये लॉस में जाने लगता है, अदरवाइज ऐसी एक सिचुएशन आता है कि मार्केट सडनली ड्रॉप हो जाता है और ये जो 50 जो उसके कस्टमर होते हैं उनमें से 4-5 कस्टमर अचानक से उसे उसके ऑफिस में आ जाते हैं या उसके घर में आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस चाहिए। तो वो प्रॉब्लम में आता है, तो वो हाथ खड़े कर देता है, वो बोलता है मैं लॉस में हूँ, मैं अगले मंथ में आपको कुछ कुछ पैसा दूंगा। तो लोग अगले महीने तक उसे देते, बाद में वो सबका 5-5% बंद करके दे, तब तक वो रहता है। जैसे जैसे 5 पहले आ गए, बाद में दूसरे 5 आने लगते हैं, बाद में 50-50 लोग भी उसे जब आने लगते हैं, तो किसी का जो एक 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 दूसरा वैसा उसमें थोड़ा सा क्रैक होता ही है। वो बोलता है ये ऐसा मानेगा नहीं, इस पर पुलिस कंप्लेंट कर दो। तो पुलिस कंप्लेंट हो जाती है। अगर पुलिस कंप्लेंट होने से पहले अगर वो चालाक है तो वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, वो कहाँ, मतलब वो कहाँ है मालूम नहीं किसी को। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद हमारी जो कुछ ये है कि अगर इकोनॉमिकली कुछ ऑफेंस होता है और वो दिख रहा है ऑन पेपर, तो अ, ये थोड़ा सा बेल मिलना, ये थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनती चली जाती है। तो ये इस जो बाकी की जो इन्वेस्टर है जिन्होंने 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे पैसे लगाए हुए हैं, वो लोग काफ़ी प्रेशर में आते हैं और वो एक कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, या वो जो अगर पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिया तो वो डायरेक्टली कोर्ट के पास भी जाते हैं और एक ऑफेंस क्रिएट हो जाता है, उसे कस्टडी हो जाती है। उसकी आर्ग्यूमेंट ये होती है कि आप मुझे छोड़ेंगे तभी मैं दूंगा ना पैसा। ये उसकी प्राइमरी आर्ग्यूमेंट रहेगी। आप जब तक मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो मैं कहाँ से पैसा दूँ आपको? मेरे पास पैसा है, मैं कहाँ लॉस हो गया वो ये मुझे मालूम है, उसको मालूम होता है वो क्या उसने किया है। लेकिन ये इतना देर तक वो अंदर रह जाता है और बाद में वो काफ़ी डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं और जो लोगों ने पैसा दिया हुआ होता है वो लॉस में हो जाते हैं। और एक जो लॉस हुआ हुआ आदमी है, वो हर रोज़ 10 लोगों को पता चला जाता है कि शेयर मार्केट में मत जाइए कभी, शेयर मार्केट कभी भी आपको डुबा सकता है। वो क्यों डूबे वो उनको मालूम नहीं है। एक्चुअली वो इसीलिए डूबे क्योंकि उन्होंने उस इंसान पे भरोसा रखा। एक्चुअली रखने की ज़रूरत नहीं थी। तू 5% मुझे दे रहा है, वो कैसा दे रहा है, तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तू कहाँ ट्रेड करता है, ये हमने पूछा नहीं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, मतलब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट उसे नहीं कहा जा सकता। ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी और चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसे ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। और कभी कभी क्या होता है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला जाए तो आपको काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है और आप वो उसमें से बाहर पड़ना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या इंस्ट्रूमेंट है ये हम बाद में देखेंगे जब हम इंट्राडे पे जाएंगे ना, तो लास्ट लास्ट एंडिंग में। क्योंकि अगर मैंने आपको अभी बताया ना तो आप भी काफ़ी ये है। तो कभी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा मत लगाना जो इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग के लिए बना है या नहीं बना है। ये ये आप उसे पूछ लीजिए कि आप कहाँ से ये 5% दे रहे हो, ये बात ठीक है हमें मिल रहा है, लेकिन ये ला कहाँ से रहे हो, तो कम से कम तुम्हारा सेटअप तो मुझे दिखा। लेकिन वो आपको दिखाएगा नहीं और आप पूछेंगे भी नहीं। और आप उसे जब बर्बाद होते हैं, 2 लाख 3 लाख जब बर्बाद होते हैं, तो आप पूरे गांव को, पूरे
सिटी को ये बताते हुए घूमते हैं कि शेयर मार्केट ये बहुत बुरी बला है, मैंने 3 लाख खोया है, कोई बोला 2 लाख खोया है। तो बचे हुए जो लोग होते हैं, जो थोड़े से जिसको अकल होती है, वो बोलते हैं कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, तब तक ये न्यूज़ आती है। वो आदमी भी बाद में वो बेल मिली तभी भी वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, वो किसी पे वापस आगे वो लीगल प्रोसेस में चला जाता है और उनका पैसा वो वैसा ही डिस्प्यूट पड़ा रहता है लीगल इसी में। तो ये एक कंसेप्ट है। इस ये बहुत सोसाइटी पे एक अफेक्ट डालता है कि शेयर मार्केट में एक दिन में लाखों के 12,000 हो सकते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप गलत इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करने लगे, जो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट किसी और चीज़ के लिए बना हुआ है, उसमें अगर आप ट्रेडिंग करने लगे, या आपको कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं है बेसिकली, और किसी और से आपका कोई बॉस कोई और बड़ा है आदमी, और वो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं, उसके इशारे पर आप अगर नाच रहे हो, तो आप एक दिन ये ऐसे होने वाला ही होता है इन लोगों से। तो ये मेरा सुझाव है कि अगर आप कहाँ भी इन्वेस्ट करें, लेकिन आपका खुद का डीमैट अकाउंट आप निकालें। हाँ, हो सकता है आप उससे मदद ले सकते हैं कि हाँ मुझे सिखा देगा क्या तू, मैं तेरे साथ आके ट्रेडिंग करूँ। तो उसे आप घर बुलाए, उसे खाना खिलाए, उसका दिन भर का 15 दिन का खर्चा आप उठाए, लेकिन जो पैसा आप लगाए वो अपने डीमैट अकाउंट में लगाए। आप विदाउट एक सिंपल सी रिसीट लेके मत जाइए। और ये सिर्फ शेयर मार्केट में होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहाँ ऐसी चीज़ें होती है। क्योंकि इकोनॉमिकल जो ट्रैप होता है वो ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा। जो एक आपने किसी फिल्म में या किसी पिक्चर में एक ऐसा ये देखा होगा, एक सर्कल होता है और उसमें एक चूहा होता है। तो सर्कल धीरे धीरे जब फास्ट हो जाता है ना, तो वो चूहा तो दौड़ता दौड़ता रहता है, लेकिन एक कंडीशन आज से आती है कि वो चूहा स्टेबल नहीं रह पाता, वो गिर जाता है नीचे। तो ये सभी कुछ कुछ बाकी के जो इंडस्ट्रीज है वहाँ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो आप थोड़े से अलर्ट रहिए। जो आपको कमिट कर रहा है कि मैं बैंक से ज़्यादा पैसे आपको दूंगा, एफडी से आधा 10% दूंगा, तो ये पैसे वो आप लाएगा कहाँ से? तो ये सवाल आप उसे पूछिए। और बाद में अगर आपको उसके नॉलेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप, अगर आपका रिलेटिव है तो आपको बिहाफ ऑफ अगर आप वो करना चाहते हैं तो कर सकता है। लेकिन 99% जो पैसा आपको मार्केट में लगाना है तो वो आप अपने डीमैट अकाउंट पे लगा दें। भले आप लॉस हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी पोजीशन साइज जो है वो कम रखिए, आप लर्न करिए। क्योंकि आप जब तक लर्न करते नहीं है तब तक आपको ये कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। थर्ड चीज़, ये हुई दूसरी चीज़। थर्ड चीज़ का हमने एक बार जिक्र किया था लास्ट वीडियो में, इकोनॉमी इलिटरेसी। वैसा देखा जाए ना तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी पुराने साल से बहुत सारे इकोनॉमी पे मतलब इकोनॉमी कंसर्न काफ़ी कुछ लिखा है। लेकिन हमें लगता है हम इतना पढ़े हैं तो ठीक है, हमें टाइम ही नहीं मिलता ना बाद में, क्योंकि हम 9 to 5 स्कूल में जाते हैं, स्कूल में ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़ाया नहीं जाता, बाद में हम ट्यूशन में जाते हैं, वहाँ बाद में आकर होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मार्क्स चाहिए, हम डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इकोनॉमिकली इलिटरेट रह जाते हैं बहुत बार। हाँ, अगर कोई एक ऐसा इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, वो उसका भी प्रोफेशन संभालता है, बाद में कुछ फाइनेंस का भी कुछ एडिशन नॉलेज लेके वो धीरे धीरे उसमें जम जाता है। तो इकोनॉमिकल इलिटरेसी एक थर्ड मेजर रीज़न है कि हमें स्कूल में इकोनॉमिक्स होता है थोड़े बहुत, आजकल वो इंक्लूड किया गया है शायद, लेकिन वो काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, उसमें ज़्यादा जो इनकरेज करे या वो बच्चे को समझे कि ये इकोनॉमी क्या है, कैसी चलती है, ये शेयर मार्केट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, एफडी क्या है, बैंक क्या है। तो
ये उनको समझ में नहीं आता। तो क्या होता है कि जब वो मार्केट में तरफ जब आते हैं, तो क्या होता है कि वो, अगर उनको कुछ मालूम नहीं है लेकिन वो पढ़े लिखे ज़रूर है। हम्म, क्योंकि इकोनॉमिकली वो इलिटरेट है, लेकिन वो पढ़े लिखे, उसके प्रोफेशन में वो डॉन है। मतलब वो चाहे वो टीचर हो तो वो प्रोफेसर हो तो वो डॉन है, तो उसके टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको इकोनॉमी में कुछ मालूम नहीं होता। तब वो क्या करते हैं, एक गलती, वो ना किसी का मिमिक करना चालू कर देते हैं। मतलब कोई किसी का बुक आया होगा, वो बुक होगा कई 40 साल 50 साल पुराना, उसमें कुछ स्ट्रेटेजी दी गई होती है कि ऐसा करना है वैसा करना है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप किसी जो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका इंटरव्यू देखते हैं आप, और आप काफ़ी प्रेरित होते हैं, जैसे लोग आजकल कहते हैं ना कि मैं इंस्पायर हो गया उससे, तो वैसे ही इंस्पायर होते हैं और उनके कुछ कंसेप्ट लेके वो मार्केट में काम करना चालू करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि मार्केट एक डायनेमिक चीज़ है, वो हमेशा बदलती रहती है। चाहे आप कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें लगाओ, कुछ भी लगो, या आप अपना खुद का सेटअप लगाओ, कभी ना कभी मार्केट वो ब्रेक कर देगी ही देगी, क्योंकि वो किसी की नहीं है। वो उस पर कोई ऐसा फुल्ली कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपने कोई भी इंडिकेटर लगाए, वो आपको 90% दे रहा है, 365 डेज 90% आपको एक्यूरेसी दे रहा है। लेकिन ऐसा 1-2 महीना आपके उस ट्रेडिंग सेटअप में आ जाएगा कि कोई भी इंडिकेटर उस टाइम काम नहीं करेगा। एक तो आपको वो सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, या आपको वो पूरा सेटअप बदलना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एपीआई जो है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, उनको भी कभी कभी ये ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को हो सकता है। क्योंकि आर्टिफिशियल भी होगा तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट कि उसमें इमोशनल कुछ बाइंडिंग नहीं होती, कुछ इमोशंस नहीं होती वहाँ। तो यही एक उसमें है। बाकी का जो सेटअप आप जैसा करते हैं वैसा ही करते हैं, बस उसमें जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, मतलब आपको इस टाइम पे ये बाय करना है, ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो होते नहीं है। वो पॉइंट पे वो बाय करता है, वो पॉइंट पे वो सेल करता है। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग है 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड का, वो उसमें मिनिमाइज होता हो जाता है। लेकिन ये इकोनॉमी इलिटरस जो पीपल है, लेकिन वो बाकी के लिटरेचर वो पढ़ सकते हैं। ऐसा पढ़ के वो किसी को मिमिक करना चालू कर देते हैं, किसी बड़े इन्वेस्टर का इंटरव्यू देखते हैं, या किसी फॉरेन जो कंट्रीज के जो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर हो चुके हैं, जिन्होंने ये सब जो इंडिकेटर्स वगैरह जो जिन्होंने खोजे, तो उनके जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन पे वो काम करके यहाँ काम करना चालू कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें जब वो मार्केट में घुस जाते हैं तभी उसमें काम करती नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि वो खुद को ऐसा नहीं करेंगे कि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ, वो कहेंगे अरे नहीं यार इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये दूसरा जो सेंटेंस है इकोनॉमी इलिटरेसी, ये इसका एक मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। कभी भी आप किसी के भी, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे प्रसाद घुगरे हो, चाहे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर हो, जो अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो अगर पब्लिक डोमेन में बता रहा है कि मैंने ऐसे पैसे कमाए वैसे पैसे कमाए, मेरे पास इतने ही थे, मैंने चालू 3,000 से किया, मेरे अब 3 बिलियंस प्रॉपर्टी है, जो भी कुछ उसका जो कुछ है, डोंट मिमिक एनीबडी। आप किसी को भी मिमिक मत कीजिए जब तक उसका लॉजिक, वो जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसका लॉजिक आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि ट्रेडिंग सेटअप इज नथिंग बट लॉजिक। लॉजिकल रीजनिंग नाम का एक सब्जेक्ट होता है, जब आपके एक को जो फाइनेंस में या एमबीए करते हैं, एमबीए या जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर देते हैं, तो उनको एक लॉजिकल रीजनिंग नाम के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप लॉजिक कैसा लगा सकते हैं, कि जो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो इंडिकेटर है उसका लॉजिक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा,
तब तक उस सेटअप का कुछ काम ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसी से कुछ सॉफ्टवेयर खरीद के लाए और वो कहेंगे इस पे ये करो, वो काम करेगा, एक दो दिन काम करेगा, महीना भर करेगा, दो महीना करेगा, लेकिन कभी आपको ऐसा लॉस देगा कि वो सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। तो कभी भी मार्केट में किसी भी स्ट्रेटेजी को आप मिमिक मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई आपका कोई वेल विशर हो या आपका कोई घर का बड़ा आदमी हो, वो अगर आपको समझा रहा है कि ये मार्केट ऐसा है, ये मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, तो ये ठीक है कि उसमें वो आपको लॉजिक भी समझाएगा कि इस इंडिकेटर का लॉजिक क्या है। इंडिकेटर इज नथिंग बट इट इज़ अ लॉजिक। और अगर उस इंडिकेटर का पीछे का लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो सेटअप आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या सिग्नल आपको दे रहा है। तो इसीलिए आप मिमिक कर सकते हैं। आई एम नॉट, मैं ऐसा किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी बड़े इन्वेस्टर का मिमिक क्यों कर रहे हैं। आई एम नॉट आस्किंग टू दिस क्वेश्चन टू यू। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मिमिक ज़रूर कीजिए, लेकिन जो आपको जी स्ट्रेटेजी जो है उसका लॉजिक आप समझ के लीजिए और बाद में उसमें घुस जाइए। तो ये इकोनॉमी इलिटरेट जो पीपल होते हैं वो थोड़े बड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो वो बहुत सारे इकोनॉमिक्स टाइम्स या बाकी के जो बहुत सारे बिजनेस पेपर्स हैं उस वहाँ, या कुछ कुछ न्यूज़ चैनल्स, बिजनेस न्यूज़ चैनल जो 24 चलती है, वहाँ पे जो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे इंस्पायर होके ये लोग भी थोड़ा बहुत वैसा मिमिक करने की कोशिश कर देते हैं और वो लॉस में चले आ जा सकते हैं, बहुत चांसेस है। तो इसका एक ही रीज़न है कि आप इकोनॉमी लिटरेसी होनी चाहिए। आपको इकोनॉमी समझ में आनी चाहिए कि 1 रुपया मतलब क्या है, वो कैसा, उसकी वैल्यू कम होती है का मतलब क्या होता है। तो जो अगर 1 रुपया वैल्यू कम हो गई तो उसका पेट्रोल पे क्या असर होगा, उसका सोने पे क्या असर होगा, ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स के वो पता चलेंगे। आप सिर्फ किसी ने आपको सेटअप दिया, वो हाँ, आप उसमें महीना भर 2 महीना काम कर सकते हैं, लेकिन आप लाइफ टाइम उस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कभी कभी सेक्टर रोटेशन हो जाता है, कभी कभी मार्केट कुछ इनडिसीजन मोमेंट में रहता है, वो कुछ करता ही नहीं है, वो उसी रेंज में घूमता रहेगा। तो बड़े बड़े वालों के सेटअप भी फेल हो जाते हैं इसमें। हाँ, कोई पब्लिक डोमेन में आके बोलेगा नहीं। और नॉर्मल पीपल की ये भी एक बुरी बात है कि जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो ऐसे भी लोग होंगे कि हाँ, तू इतना जो अगर शाना खुद को बता रहा है ना, तो तू तेरा मुझे दिखाना, डीमैट अकाउंट का सब लेजर मुझे दिखा दे पब्लिक डोमेन में, बराबर है। लेकिन ये चीज़ वो उन लोगों को नहीं पूछ सकते। उनका अगर चाहे वो लाइव प्रोग्राम हो, उनको वो बता रहे कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्वेश्चन ऐसा कोई पूछेगा नहीं कि क्या सर ये आप हमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा सकते हैं क्या, नहीं पूछते हैं। तो ये फ़र्क होता है कि हम बड़े लोगों से हमेशा हमें ये सिखाया जाता है एक्चुअली कि उसमें एक सुभाष थे, गुरु नाम सन्निधौ तिष्ठेत सदैव विनयान्विता पाद प्रसारणाग्नि तत्र नैव समाचरेत। तो ये है हमारी एक कि जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने हमेशा खड़ा रहना है, यस सर बोलना है, ज़्यादा हाथ तो उनको बढ़ाना नहीं, उनको उंगली दिखानी नहीं है, उनके आंखों से आंख मिलाना नहीं है। मतलब ऐसा इस संस्कृत का वो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये कंसेप्ट वही है। मैंने गुरु नाम सन्निधौ तिष्ठे, तिष्ठे मतलब उनके सामने बैठना नहीं है, आपको आपको खड़ा रहना है। सदैव विनयान्विता, आपको विनयशील रहना है। हाँ, यस सर, ऐसा करना है। पाद प्रसारणादिनी मतलब आपका पैर हाथ ये ज़्यादा ऐसा फैल के बैठना नहीं है। तत्र नैव समाचरेत, ऐसा कभी बर्ताव आपके गुरु के सामने कभी करना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सुभाषित जब बना तब वो गुरुकुल अलग था, आज की दुनिया अलग है। तो आज जब आप किसी और को किसी एक इसको मिमिक करते हैं, तो कम से कम उससे लॉजिक आप ज़रूर समझ के लीजिए। कम से कम वो बता नहीं रहा है, लेकिन समझ तो लीजिए वो क्या बोल रहा है, तब आपको वो समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ तीसरा भाव। चौथा होता है
जो हमारी एक मेंटेलिटी हो ना, फास्ट रिजल्ट, वी वांट फास्ट रिजल्ट, कि अभी अभी किया, अभी अभी आना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं, अभी डाला, मुझे इंस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। तो इस ये जो मेंटेलिटी के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डीमैट अकाउंट खोलते हैं और चालू करते हैं इंट्राडे से। बाद में इंट्राडे एक बार लॉस हो गया तो हो गया, दूसरी बार क्या होता है कि वो नो लॉस नो प्रॉफिट, वो तो उनको लगता है ऐसा ऐसा होता है, बाद में वो शिफ्ट होंगे, वही स्टॉक वो रख देते हैं, 100 के 100 स्टॉक, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, तो वो 100 स्टॉक वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्डर इंट्राडे की, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे। वो बोलेंगे कि ठीक है, एक महीना भर में अगर मुझे 2-4% मिले तो हो जाए। कभी कभी क्या होता है, जो स्टॉक सेलिंग प्रेशर में हो जाता है, जिसे फॉलिंग नाइफ कहते हैं, मतलब वो गिरते ही जाता है, तो बहुत बार ये चांसेस होते हैं कि जो स्टॉक बहुत गिरा है वो कल रिकवर नहीं होगा, वो उससे ज़्यादा भी गिरेगा। तो उसमें भी कुछ जजमेंट्स होते हैं कि स्टॉक आज क्यों गिरा। तो अगर आपने उसका लॉजिक अगर लगाया, तब आप बता सकते हैं कि हाँ, मैंने अगर कन्वर्ट कर लिया ऑर्डर, ठीक है, तो वो कल बढ़ेगा। लेकिन कल बढ़ेगा, ये आपका लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो वो लॉजिक जब आपको समझ में आ जाएगा, जब आप आज स्टॉक गिरा क्यों, किसी न्यूज की वजह से गिरा, किसी कोई मैनेजमेंट ने रिजाइन कर दिया इसीलिए गिरा, क्यों गिरा। जब तक आपको क्यों गिरा तो मालूम नहीं है, तो वाई आर शिफ्टिंग यूर अननेसेसरी, आप शिफ्ट कर क्यों रहे, आप लॉस बुक कीजिए, आप चुप बैठिए, आप दूसरे दिन उसमें इन्वेस्टमेंट का 10 शेयर लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 के 100 आप क्यों कैरी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा लोग फंसते हैं। तो वो उनका सीक्वेंस, ये जो लालच है कि मुझे इमरजेंसी रिजल्ट चाहिए, ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये सीक्वेंस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वो सीक्वेंस एक्चुअली कैसा होता है कि हाँ, हम थोड़ा सीखेंगे, बाद में कुछ लर्न करेंगे, बाद में थोड़ी सी साइज में हम इन्वेस्ट करेंगे, एक डिविडेंड बेस हो, या जो प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे बेसिस में, जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो बहुत बार ऐसे लोग आपको क्योंकि अगर मान लो आपके पास किसी एक ब्रांड, एफएमसीजी ब्रांड का शेयर है, तो आप जाएंगे तो वही आप कुछ सामान अगर खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली उसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे आपको समझ में आ जाते हैं, बाद में आप थोड़ा सा स्विंग कर सकते हैं। अगर आपका स्विंग जो सेटअप है, आपको जो जो आपने बनाया हुआ है, वो सेटअप काम करने लगेगा, वो कि कहाँ काम करता है, कहाँ काम नहीं करता, वहाँ जब हो जाएगा तब वो हो जाएगा। अरे बाद में आप इंट्राडे कर सकते हैं। इंट्राडे इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। वो बहुत इसमें कह रहा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा बहुत लीवरेज आपको मिलता है, लेकिन प्रॉफिट हुआ तो आपका परसेंट वाइज, आप अगर आपने देखा कि अगर 20,000 में आपको 1,000 रुपीज़ मिल गए तो परसेंट वाइज वो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर 1,000 रुपीज़ लॉस हो गया तो वो भी विथ ब्रोकरेज बहुत बड़ा हो जाता है, और लॉस प्रिंसिपल में आपको जो लॉस दिखेगा ना, वो आपका दिमाग घुमा देगा। तो इंट्राडे इतनी इजी चीज़ नहीं है। लेकिन जो एंथुजियास्टिकली, जो इलॉजिकल लोग होते हैं कुछ, कि हाँ लॉकडाउन लगा ना, लोगों ने क्या क्या मालूम है, लॉकडाउन हुआ, अरे तू कुछ पढ़ ना यार। एनएसडीएल की वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारे किताब के पैकेजेस होते हैं। एनएसडीएल जो हमने एनएससी जैसी जो खोली है, वैसी एनएसडीएल की वेबसाइट है। तो वहाँ कुछ किताबें हैं फाइनेंस की, जो पर्सनल फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो। तो वो पैकेज एक्चुअली वो 1,700 रुपये में, 1,800 रुपये में आपको पैकेज 4-5 बुक मिलते। किसी को ये नहीं सोचा लॉकडाउन लगा तो कि हाँ अरे मुझे बहुत सारा टाइम है, अभी बाहर तो पढ़ना नहीं है, एनएसडीएल से अगर मुझे किसी के पास इकोनॉमिक्स की किताब है, एनएसडीएल की किसी के पास किताब है, या मैं नेट पे सर्च करूँ, या उसकी पीडीएफ कुछ मिलता है, तो वो मैं सर्च करके लॉकडाउन में सीखूंगा। ऐसा किसी ने नहीं किया। लॉकडाउन लगा, इन्होंने डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया और वो चालू किया इन्होंने इंट्राडे। कंप्लीट इलॉजिकल ये कंसेप्ट था। इसीलिए आप आज अगर मार्केट में घूमेंगे ना, और एक पत्थर लेंगे और रैंडमली आग, जो आग बंद करेंगे,
और अगर किसी को मारेंगे ना तो उसके पास भी डीमैट अकाउंट होगा, कंफर्म होगा ही होगा। इतने डीमैट अकाउंट खुल हो चुके हैं। और दूसरी बात क्या थी कि जिन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला था वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज कर रहे थे। हाँ ये अच्छी बात है, हाँ ये अच्छी बात है, ठीक है, कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले। तो ठीक है, ये आप अपनी सोच है। तो ये एक होता है फास्ट रिजल्ट के चक्कर में हम इंट्राडे चालू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट चालू करो, डिविडेंड थोड़ा सा लो, थोड़ा सा सेफर गेम खेलो। उसमें आपको बहुत सारी किताबें जो होती है वो मिलेगी। अगर आप मेट्रो सिटी में है या तो अगर छोटी बहुत सिटी होती है ना, वहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरानी किताबें बेचते हैं। मेरा जो नॉलेज है वो 90% पुरानी किताबें जो कंसेशन में मिल जाती है, तो मोर देन 50% नॉलेज ये वहाँ से है। मैंने कभी भी तो नई किताब नहीं ली जो जिसका पन्ने फटे हुए हैं, 2-4 पेज गायब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। अगर 400 पेज का किताब है और उसमें से 2-4 गई, ठीक है, तो बाकी की तो है। तो वो मुझे 20% में अगर मिल रही है वो किताब, तो मैं क्यों लूँ? तो आप ऐसे ढूंढ के किताब लाइए, बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे मेट्रो स्टेशन पे या आपको स्टेशन पे काफ़ी किताबें। अगर आप वहाँ थोड़ा सा 5-10 मिनट आपका टाइम निकालें, तो अगर आप ऐसी किताबें पढ़े, तो आपको बहुत सारी इकोनॉमिकल या शेयर मार्केट के बारे में, या जो काफ़ी जो बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली इंडिकेटर्स बनाए हैं जो आज भी यूज़ करते हैं लोग, तो उन्होंने कैसे बनाए, कैंडल स्टिक कैसी बनी, व्हाट इज हिस्ट्री बिहाइंड दैट। तो ये आपको लर्न करना चाहिए। आपको कुछ मालूम नहीं और आपको फास्ट रिजल्ट में आप चले जाएंगे तो आप लॉस में ही जाएंगे, कन्फर्म। थर्ड चीज, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ओके। मैं प्रसाद हूँ, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअली सीक्वेंस होना चाहिए, पहले इन्वेस्टमेंट, बाद में स्विंग कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत, और बाद में इंट्राडे। मान लो कि कुछ लोगों को इससे पहले कोई आदमी मिला जो जिन्होंने ऐसा बोला कि पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, कम से कम 1 बरस 2 बरस 3 बरस इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको थोड़ी सी नज़र आपकी ही ये हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो थोड़े, वो मतलब वो डिसिप्लिन होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के बिहाइंड की लॉजिक नहीं होती, इलॉजिकल होता है। मतलब वो घुसेंगे ऐसे स्टॉक में जो ओवर वैल्यूड है, ऑलरेडी प्रीमियम में है, तो वो 2-2 बरस तक वो आएगा नज़दीक नज़दीक तक, लेकिन फिर भी वो कुछ परसेंट निगेटिव में ही दिखाएगा आपको। तो क्योंकि आपको जो लॉजिक था, जो एंट्री पॉइंट था, वो गलत गया था। तो आपने कितने दिन इन्वेस्टमेंट किया या कितने दिन मार्केट किया, डजेंट मैटर। आपने कैसी कैसी सिचुएशन फेस की, ये मैटर करता है। आपकी आपकी जो आगे की जर्नी है शेयर मार्केट की, वो आप कैसे करेंगे। नो मैटर आपने 10 बरस तक काम किया है मतलब आप डॉन बन गए, बिल्कुल नहीं। आपने कैसी कैसी सिचुएशन हैंडल की, आपने कैसी एडजस्टमेंट्स की, लॉस हुआ कैसा आपने किया, क्या उसके कुछ कुछ शॉर्टकट आपने निकाले, कि कैसे आपने आपका सेटअप तैयार किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपको गाड़ी चलाना सीखना है, तो पहले आपको बोलेंगे हाँ गाड़ी, तो पहले क्या होगा, गाड़ी आपकी फर्स्ट गियर में बंद हो जाएगी। अभी बंद नहीं होती क्योंकि वो क्रीपिंग मॉडल आ गया है उसमें। लेकिन जो पुरानी गाड़ियाँ थी तो क्लच और जो एक्सीलेटर है उसी पे वो होता था। अभी थोड़ा सा कैसा है कि वो क्रीपिंग मॉडल थोड़ा सा ऑटो ऑटोमोबाइल में आने की वजह से गाड़ियाँ फर्स्ट गियर में ज़्यादा बंद नहीं होती सीखते वक्त भी, लेकिन पहले होती थी। तो वो पहली बंद हो जाएगी, बाद में सेकंड गियर डालेंगे आप, तो कभी कभी क्या होगा कि झट से गियर भी होगा ना, गाड़ी आपकी बीच में बंद हो जाएगी। या अगर बहुत बड़ा स्लोप है और वो स्लोप चढ़ना है और बीच में आपकी गाड़ी बंद पड़ती है, तो आपकी गाड़ी पीछे जाएगी, आगे नहीं जाएगी। यहाँ सब करते 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 आपको टॉप गियर पे तक आप पहुँचे।
इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको गाड़ी चलानी आ गई। गाड़ी चलानी आ गई मतलब आपने 10,000 किलोमीटर गाड़ी विदाउट एक्सीडेंट सभी रोड पे, छोटा रोड हो, रेनी सीजन हो, फोग हो, घाट सेक्शन हो, स्लोप हो, बारिश हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ये सिचुएशन 10,000 किलोमीटर में कभी ना कभी तो आएगी आएगी। तो ऐसी सब सिचुएशन आप गाड़ी चलाते हैं, एट दैट टाइम या आफ्टर दैट टाइम यू बिकम अ गुड ड्राइवर, बिकॉज आपको ये पहले पता चल जाता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कहाँ होते हैं। गाड़ी चलाना आना का मतलब ये नहीं है कि आपको स्टीयरिंग की जजमेंट आ गई मतलब आप गाड़ी सीख गए। यू आर रॉन्ग। गाड़ी चलाना आना मतलब एक्सीडेंट कहाँ हो सकता है ये अगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आज, तब हम सभी का जो ये है ना, ये सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। आप किसी भी बच्चे को पूछ लीजिए कि रेड सिग्नल का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा रेड सिग्नल का मतलब एक तो है डेंजर, दूसरी मतलब है आपको रुकना है। किसी ने सिखाया तुझे? तो वो बोलेगा मुझे मम्मी ने सिखाया, पापा ने सिखाया, व्हाटएवर। रेड सिग्नल का मतलब ये है कि जो बाकी के रुके हुए लोग हैं वो सेफली चले जाए। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि रेड मतलब मुझे रुकाया गया है? वाई? आपको कोई किंग तो नहीं है। तो आपको जब रेड सिग्नल लगा है तो बाकी के जो लोग हैं वहाँ आपसे भी वेट करते हुए वो सेफली चले जाए, इसीलिए वो रेड सिग्नल है। वो आपके अनुसार वो आपको स्टॉप कर रहा है, लेकिन दुनिया दुनिया के लिए कुछ हिस्से के जो बाकी के जो जो बाइक लेके खड़े हुए हैं या कार लेके खड़े हैं उनको वो सेफली जाने को अलाउ कर रहा है। तो ये होता है लॉजिक। तो आप गाड़ी चलाना जब सीखेंगे जब आप एक्सीडेंट कहाँ हो सकता है इसका आपका अंदाज़ा जब आ जाता है, तब आप एक्चुअली गाड़ी सीखते हैं। तो मतलब आप 10,000 किलोमीटर या ऐसी जब गाड़ी चलाते हैं सेफली, तब आप ऐसा कह सकते हैं कि नाउ आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर। आपको सिर्फ सब गियर चेंज करने आया और सिटी में सिर्फ लेन के लेन आपने गाड़ी चलाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी चलानी आ गई। शेयर मार्केट में भी ऐसा है। आपने कितने बरस गए डजेंट मैटर, आपने कैसी कैसी सिचुएशंस हैंडल की। जैसा कोविड में हुआ था कि मार्केट एकदम डाउन हो गया, या कभी कभी आपके पास ऐसा कोई स्टॉक हो जाता है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि उसमें सर्किट लग जाते हैं। तो उस टाइम आपने क्या लिया, उससे से आप क्या सीखे। तो ये जो सीख है, ये जो 10,000 किलोमीटर का ड्राइविंग है ना, वैसा ही ये सीख होती है इन्वेस्टमेंट में भी जो आप क्या सीखते हैं। और ये सीख आपका जो आगे का जर्नी है, स्विंग इंट्राडे जो कुछ का स्कैल्पिंग करना है आपको, वो बताती है। और ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप इलॉजिकल करें तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कुछ कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो ढेर सारे इंडिकेटर्स लगाए हुए बैठते हैं अपने टर्मिनल्स को। मतलब अगर उन्होंने वो कैंडल स्टिक पैटर्न लगाया हुआ है और उसमें इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं ना, तो कैंडल कहाँ है ये खोजनी पड़ती है। जो उसका बेसिक जो ग्राफ है वो कैंडल दिखा रही है, वो इतने उसमें इंडिकेटर लगा देते हैं कि वो कैंडल खोजनी पड़ती है। तो ऐसे मत कीजिए। कुछ कुछ भी 2-3 इंडिकेटर्स है जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो और वो बैक स्टेज पे जाके आपको रिजल्ट दे रहे हैं और आपको प्रेजेंट में भी रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसे 2-3 ही इंडिकेटर ज़्यादा से ज़्यादा जिसका इंडिकेटर का लॉजिक आपको पता है, तो वो लॉजिकली फिट सेटअप होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। सिर्फ इंडिकेटर आपने किसी लगा हाँ RSI काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ऐसा नहीं होगा। RSI क्यों वर्क करता है, कभी करता है, इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ लोग तो कुछ इंडिकेटर ऐसे क्रॉस में होते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं, तो वो उसके बराबर गलत ही उल्टा उसका इंटरप्रिटेशन वो लगाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। मतलब जो भी कोई इंडिकेटर है
उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। डजेंट मैटर कि ढेर सारे इंडिकेटर है, हाँ आपको इंडिकेटर सब मालूम होना चाहिए, ये मुझे आई एग्री विथ कि हाँ आपको सब इंडिकेटर्स मालूम होना चाहिए, लेकिन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट का कैसा, ये इसमें एक आप एक थोड़ा सा छोटा सा सेटअप अगर बनाएं तो आप सक्सेस हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि कोई बड़े सारे के सारे इंडिकेटर आप लगा दें और वहाँ कैंडल खोजनी पड़े आपको, कहाँ ग्रीन है या रेड है समझ में नहीं आता। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना पैसा एफडी में रखें। और छठी एक एडिशनल थिंग मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ये एक सलाह देते हैं पेपर ट्रेडिंग। तो मेरे हिसाब से पेपर ट्रेडिंग आप ज़रूर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर ट्रेडिंग के बजाय मैं यह सजेस्ट करूँगा आपको कि आप छोटी पोजीशन लेके पर्सनली ट्रेड करें। क्योंकि क्या होता है जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपके अंदाज सही के सही हो सकते हैं बहुत बार, ऐसे मुझे बहुत लोग मिले हैं। लेकिन जब आप 50,000 या 30,000 रुपीज़ लेके इंट्राडे में लिवरेज लेके काम करते हैं ना, तो उसका जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर पेपर ट्रेडिंग में नहीं होता। हाँ पेपर ट्रेडिंग में आप बैक स्टेज ज़रूर कर सकते हैं, या कर सकते हैं वो ऐसा कि मुझे 3 पॉइंट चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सब कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्रेशर होता है 50, आपने 50,000 डाले हैं और आपने लीवरेज भी लिया है, तो मान लो आप कितनी अमाउंट का ट्रेड कर रहे हैं और उसमें एक एक इधर उधर हो गया तो क्या हो सकता है। तो पेपर ट्रेडिंग के बजाय आप प्रैक्टिकली पहले कुछ दिन इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेड ले, ट्रेड बेचे, कितना ब्रोकरेज लगता है, कितना एसटीडी कट होता है, कितना स्टैम्प ड्यूटी कट होती है, ब्रोकरेज मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें पहले छोटे छोटे पैमाने पे आप करते चले जाइए, तब आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये थी 5 चीज़ें। पहला था ये जो टाइटल ही है कि शेयर मार्केट में लोग डूबते क्यों हैं, क्योंकि वो डरते हैं, और डूबते इसलिए डरते हैं, डरते इसलिए डूबते हैं। तो ये टाइटल ही ये उसका रीज़न है। दूसरा था कि जो डब्बा ट्रेडिंग है, या हम किसी एक पर्सन को कुछ पैसा देते हैं कि वो कमिट करता है हमें 5% है, ऐसा बिल्कुल मत आप कीजिए। आप अपना डीमैट अकाउंट निकालिए, उसमें पैसा डालिए, हो सकता है आप लॉस हो, लेकिन आप वहाँ लर्न करेंगे। वो लॉस में वो तो लेके चला जाएगा, तो वो तो सब सब प्रिंसिपल ही गए आपको। लेकिन कम से कम आप अगर 5,000 डालें और चालू करें और आप डूबे भी, तभी भी आप कुछ सीखेंगे वहाँ से। तीसरी बात है इकोनॉमिकल इलिटरेसी। तो इसीलिए आप ये काम करें, अब अगर आप जो कहाँ जाते हो रेलवे स्टेशन होती है, या जो कुछ 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 शहरों में ऐसी कुछ कुछ जगह होती ही होती है जहाँ पुरानी किताबें या कुछ पुरानी फटी हुई किताबें वगैरह होती है। उधर बहुत सारी होती है, एमपीएससी की भी हो सकती है, कहाँ अगर मैथमेटिक्स भी, 12th का भी हो सकता है। उसमें से कोई इकोनॉमिक्स जो आपको लगता है कि ये कुछ वैल्यू एडिशन देगा, तो आप बार्गेनिंग कीजिए ना वहाँ कि वो मुझे 20% में दे दीजिए। उसकी कीमत है 100 रुपये, तो आपको 20 रुपये में वो मिल जाएगा। तो आप पढ़ेंगे ना, तो आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तब आप वो लॉजिक समझेंगे। आप जो शेयर ले, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, कोई भी, हु इज़ ए इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर जो होता है जिसको आपने वो जनरली इन्वेस्टर होता है जो डाउ जोन्स रात को देखता है और सो जाता है अलार्म लगा के, क्योंकि उसे 8 बजे उठकर वापस वो ट्रेडिंग पे बैठना, मतलब वो ट्रेडर जो होता है वो। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है ना, उसे कैसा पहचाने, इसका एक छोटी सी टिप्स मैं आपको देता हूँ। उसको रात को 3 बजे आप उठाओ और उसको ये पूछो कि ये शेयर है ना, ये आपके पोर्टफोलियो में क्यों है। अगर उसका लॉजिक उसे पता है ना, ही इज़ अ बेस्ट इन्वेस्टर। उसका लॉजिक उसे पता होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो शेयर आज 10% निगेटिव उसमें पोर्टफोलियो में दिखा रहा है, बट दैट इज़ अ वर्चुअल लॉस, दैट इज़ नॉट बुक लॉस। लॉस जब तक आप बुक नहीं करते तब तक आप गेम में है, मतलब आप नॉकआउट नहीं हुए। तो आपको अगर लॉजिक है उसमें, उस शेयर के पीछे कुछ, और वो रात को 3 बजे भी आपको आप बता सकते हैं कि दिस लॉजिक बिहाइंड दैट पर्टिकुलर शेयर,
तो आप इन्वेस्टर बन गए। तो ये थी थोड़ी सी बहुत टिप्स। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। कुछ ज़्यादा ही बोला हो तो मुझे समझ के लीजिए, क्योंकि क्या है कभी कभी बातें ऐसी निकलती है, तो कभी कभी प्लान भी नहीं किया हुआ था बातें आ जाती हैं। तो हो सकता है आपको वैल्यू एडिशन आप करने की कोशिश करेंगे किताबें पहन के, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारी रेलवे स्टेशन होती है, वहाँ ऐसी कुछ कुछ, या अगर गूगल भी करेंगे ना तभी भी आपको मिल सकता है ये कि ओल्ड बुक्स कहाँ मिलती है, वो पॉइंट आपको मिलेंगे। और काफ़ी कोऑपरेटिव लोग होते हैं वो, क्योंकि काफ़ी पुअर फैमिली से होते हैं, तो वो काफ़ी कोऑपरेट करेंगे आपको। अगर आप उनको बता देंगे ना कि ये ऐसा ऐसा बुक अगर आ गया तो मुझे बता दीजिए हाँ प्लीज़ सर, तो आपको आप कॉल भी कर, वो कॉल करके भी आपको देंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट का बुक मेरे पास आया था या आया था अभी गया, आपको वो कोऑपरेट करेंगे। तो आप उसमें वैल्यू एडिशन करिए और आप इन्वेस्टमेंट सीखिए। तो हमारा फंडा ये है, हम इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी मिड कैप में, म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप। और जब हम आगे जैसे जाएंगे तब अभी आप 20% लगा सकते हैं, मार्केट में थोड़ा सा करेक्ट हो गया है। तो विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग, अच्छा रहे और सतर्क रहे, और लॉजिकल रीजनिंग आपको पता होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो का। तो ये था आज का मैसेज। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।